Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to discuss some information related to FIR, like what happens if there is a delay in lodging FIR, what is the evidentiary value of FIR, if there are multiple FIR then what happens, and how is there quashing of FIR. Right? In last video I told you the meaning of FIR and you got clear about the very concept of FIR, right? I told you about the concepts and the important questions that are going to be asked from you related to FIR. Okay, FIR बच्चे बहुत important topic चल रहा है, इसकी कोई भी वीडियो मिस ना कीजिए. ये आपका क्वेश्चन ऐसा है कि पीटी में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड इवन इन योर कोर्स एग्जामिनेशंस. सो लेट्स डिस्कस द सीआरपीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज FIR. देखिए बच्चे, लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट डिले इन लॉजिंग FIR. इफ देयर इज डिले बाय इंफॉर्मेंट, मतलब जो विक्टिम है या जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर वही FIR देने में डिले करता है तो क्या होता है? देयर इज अ गैप, राइट, एंड देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वहाँ करनी पड़ेगी. एंड व्हाट इफ देयर इज डिले बाय द पुलिस? अगर पुलिस डिले कर रही है तो देयर इज समवेयर अ फोल प्ले. ओके, बट एक क्या होता है बच्चे, जो रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें हमने डिले को एक कॉन्डाउन किया गया है, वहाँ पर इसको एक हम एक्सेप्शन मानते हैं. हाउ? लाइक इट्स अ स्टिग्मा अटैच्ड विद द विक्टिम एंड द फैमिली. डिले raises suspicion. Okay, a delay in lodging the FIR would normally raise a suspicion in the mind of the court, right? बच्चे, एक डाउट तो उठता ही है कि क्यों इतना लेट किया गया, एंड इट विल अफेक्ट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द FIR. ये भी होता है कि एविडेंशियरी वैल्यू पर भी इफेक्ट पड़ता है. टेस्टिमनी ऑफ द इंफॉर्मेंट एंड ऑल्सो दैट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. So the court may seek an explanation from the prosecution regarding the delay. Delay का हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इसमें डिले किया गया, because there is a doubt if there is delay, right? अब क्या आता है, आपका एक केस है बच्चे, लिख लीजिएगा. That is State of Punjab versus Gurmeet Singh. Very very important case. 1996. ओके, तो इस केस में क्या हुआ था? इट वॉज हेल्ड दैट अ डिले इन लॉजिंग द FIR इन केसेस ऑफ रेप इज सेल्फ एक्सप्लेन्ड. अगर रेप केसेस हैं, दिस वॉज रिलेटेड टू दैट. अगर ऐसे केसेस में डिले है तो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेन्ड एंड देयर इज नो नीड फॉर अ सेपरेट एक्सप्लेनेशन, राइट? द सोशल स्टिग्मा and there is a fear element attached in themselves, that is sufficient explanation for the delay. तो आप ऐसे केसेस में डिले पर क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते. बट इफ देयर इज एनी अदर थिंग देन देयर कोर्ट वहाँ पर सस्पिशन जरूर रेज करती है, right? And the same rule can be extended through other sexual offenses as well, like 377 under IPC. IPC के अंडर आपने जो सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़े हैं उन सब में ये डिले का क्वेश्चन क्या है? सेल्फ एक्सप्लेन्ड है. नाउ लेट्स कम टू द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR. FIR में की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? सो लेट्स डिस्कस बच्चे. दिस इज एविडेंशियरी वैल्यू. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू, प्रोसीजरल, and the next is substantive evidentiary value. Okay, procedural evidentiary value आपके sections में जो discussed है that is dying declaration. इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रही हूँ मैं बच्चे. हमने एविडेंस उसी में किया ना अभी, जस्ट वी कंप्लीटेड द प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो उसमें आपका डाइंग डिक्लेरेशन है 32 में, क्लोज 1. ओके, दैट आर सब्सटेंसिव. सॉरी, ये यहाँ लिखा जाएगा 32(1), section 8, section 6, 27 also and 21. These are related to substantive evidentiary value. And procedural में आपके आएंगे section 145, 157 and 159. तो आप इनको अच्छे से रीड कीजिए. I have discussed each and every section of Indian Evidence Act in last playlist. So play that and see. Let's discuss the first substantive value. Substantive value में क्या है बच्चे? एग्जाम्पल ले लीजिए, अ विक्टिम लॉजेस द FIR.
रिवील्स द कॉज ऑफ इंजरी, एंड लेटर क्या होता है, शी डाइज। तो हमारे जो वो बयान देकर गई है बिफोर द एक्चुअल डेथ, तो वो किस में आ जाएगा, डाइंग डेक्लेरेशन में, राइट। एंड सेक्शन 8 हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, इट वाज अबाउट कंडक्ट, राइट। विक्टिम रॉब्ड बाय एक्यूज्ड, एक्यूज ने विक्टिम को रॉब किया है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, उसकी कंडीशन जो होगी, he goes to the police station crying, makes statement, is the conduct explanatory the crime, जो crime हुआ है, जो conduct है उसका, क्या वो explain उसको fully कर रहा है? If yes, then it's relevant under section 8. Any statement or conduct which explains the crime को ही जो explain करे वो relevant होती है, and that is the substantive evidentiary value, right? Then let's discuss this sixth हमने क्या पढ़ा था बच्चे, एनी एक्ट विच इज इन द सेम ट्रांजेक्शन, याद आ रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, डाइंग डेक्लेरेशन, कंडक्ट, सेक्शन 6 वो सेम ट्रांजेक्शन। आपका एक केस है बच्चे, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो उसमें क्या था, एक लेडी लॉजिज द FIR, हर ब्रदर डाइज, सिस्टर टीचर, servant ran to the school and tells her she came and went to police station. Conduct of lady is the part now of the same transaction, है ना, सेम ट्रांजेक्शन ही चल रही है। कैसे, जब ब्रदर डाई हुआ, सिस्टर वहाँ पढ़ा रही है, सर्वेंट आता है स्कूल में और उसको सारी इंफॉर्मेशन देता है, और वो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे शी गोज टू द पुलिस स्टेशन, right, and it is the part of the same transaction. The conduct uska and the statement to lodge FIR, statement is relevant under section 6, okay, provided FIR lodged under the same transaction, उसने same transaction के अंडर ही FIR दी है। अब आपको पता लग रहा है कैसे एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC, सब लॉज जो होते हैं, एक्ट्स होते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ओके। हमें एक सेक्शन को दूसरे लॉ, दूसरे एक्ट के सेक्शन से कोरिलेट करके देखना चाहिए, और जब आप एग्जाम में ये चीज़ें लिख के आएंगे इन FIR, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। उनके सामने आपके क्वेश्चन की जो इमेज है वो बहुत अच्छी जाती है कि हाउ यू कोरिलेट अदर सेक्शंस ऑफ डिफरेंट लॉज टू द पर्टिकुलर वन, राइट। नाउ वी हैव रिटन हियर 21 ऑल्सो। 21 वॉज रिलेटेड टू एडमिशन, एडमिशन से रिलेटेड था बच्चे। सो आपका एक केस है निष्कांत झा वर्सेस बिहार। इसमें क्या था, विक्टिम गोज टू पुलिस स्टेशन, ट्रैवलिंग इन अ रेल, राइट, शर्मा, अ फ्रेंड closed all windows and started hitting him. When intervened, he caused injury and then he killed. So both jump out of the rail. FIR admitted his presence. Okay. Investigation finds evidence against victim, blood group matched. Okay, one found on the body and the clothes. So this statement of admission can be used against him. जो वो admit कर रहा है, ये admission उसके against एक evidentiary value रखता है, right? And 27 talks about the discovery statements, पढ़ी थी बच्चे हमने। So FIR in the form of confession hit by section 25, if disclosure statement है, आप कोई discovery statement दे रहे हैं, that is admissible under section 27, and whatever is admissible that becomes the evidentiary value. FIR can be used as the discovery statement. समझ में आया बच्चे substantive evidentiary value कैसे होते हैं FIR में? Now come to the other part, that is procedural evidentiary values. Procedural statements क्या होती हैं? Informant will appear as a witness to give testimony. जो informant है वो खुद ही witness के तौर पर हाजिर होगा और अपनी statements देगा, right? जैसे example ले लीजिए, W है that files FIR. During trial क्या होता है, W appears as witness that will serve as previous statement. Okay, जो उसने previous statement दी है, जब वो trial में बोलेगा तो उसकी वो statement उसको testify करेगी. Says something else, by chance वो trial में कुछ और बोलता है, defense then can use that previous statement. Okay, prosecution can use, defense can use it for the cross examination, witness can use it to refresh the memory, right? So जो FIR होती है वो बहुत important role play करती है even during the trial when the witnesses are testified, right? Okay बच्चे, so this is the procedural value of FIR. Now next come to the
मल्टीपल FIRs, व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल FIRs? देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हेन इन केस ऑफ थेफ्ट, बाय चांस थेफ्ट होता है, इफ गुड्स स्टोलन एट, ये पुलिस स्टेशन 1 है, ओके ये पुलिस स्टेशन 2 है, तो जो गुड्स स्टोलन हुए हैं वो इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन 1 हुए, एंड देन दे आर फाउंड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन 2, राइट? सो देन FIR कुड बी फाइल्ड एनीवेयर, आप यहाँ पर भी फाइल कर सकते हो जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, या फिर आप वहाँ पर भी फाइल कर सकते हो जहाँ पर वो प्रोडक्ट या पर्टिकुलर थिंग मिली है. इफ ABC, ओके, ऑफेंसेज कंडक्टेड इन द सेम ट्रांजेक्शन, एक ऑफेंस यहाँ A है, B है, C है, हुए हैं इन सेम ट्रांजेक्शन विच कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, देन अ सिंगल FIR ought to be lodged and not filed separately. आपको सारे जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उनके लिए एक ही FIR देनी पड़ेगी. यू कैन नॉट गिव मल्टीपल FIRs. If A committed 2 offenses at the 2 different places in different transactions, then it is, अब क्या है, you cannot file, it's not a case of multiple FIR. अब आप यहाँ पर इंडिविजुअल FIRs कर सकते हो. ओके समझ में आया बच्चे? सो आपको ये ध्यान में देखना होगा जो केस है क्या वो एक ही रिलेटेड है, एक ही ट्रांजैक्शन से. अगर एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है देन देयर इज नो नीड ऑफ मल्टीपल FIRs एंड दैट्स ऑल्सो नॉट अलाउड. यू हैव टू फाइल अ सिंगल FIR. ओके, इफ इन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस देन डिफरेंट FIR, एंड इन डिफरेंट केसेस, ओके, सिंगल ऑफेंस है तो सिंगल FIR. समझ में आया? एंड नाउ आई विल टेल यू द केस ऑफ क्रॉस FIR. क्रॉस FIR क्या होती है बच्चे? देखिए A and B फाइट, राइट? A lodges FIR अगेंस्ट A और B की लड़ाई हो रही है. A ने B के खिलाफ FIR दे दी और जाके B ने FIR सेइंग A was aggressor, ये बोल के FIR दे दी. सो बोथ विल लॉज FIR अगेंस्ट ईच अदर. अब ये क्या होती है? दिस इज क्रॉस FIR इन विच वन पर्सन जो होगा दैट्स द विक्टिम एंड द अदर इज एक्यूज, और जो दूसरे में है दैट पर्सन बिकम विक्टिम एंड द अदर वन इज एक्यूज. तो यहाँ पर क्या होता है? दिस इज क्रॉस FIR एंड इट इज ऑल्सो द केस ऑफ मल्टीपल FIR भी है. मल्टीपल FIR क्या? ट्रांजेक्शन तो वही है ना, लड़ाई की बात चल रही है. सो इफ अ केस ऑफ मल्टीपल FIR देन वुड ऑल बी सस्टेन्ड. जो भी मल्टीपल FIR होगी, जो रेस्ट है वो सब सस्टेन कर दी जाएंगी. ओके right? So first retain should be in detail, cross FIR join together as the single. जो cross FIR होती है उनको single join कर दो. ओके बाकियों में क्या होता है? बाकी FIRs में उनको सस्टेन मतलब रोक दिया जाता है, पहले एक का रिजल्ट आने के बाद दे विल लुक टू द अदर वन. नाउ कम टू द quashing of FIR, the last topic. What is this? So whenever for an offense more than one FIR are lodged इन द सेम पुलिस स्टेशन और डिफरेंट पुलिस स्टेशंस, एक ही केस की, एक ही ट्रांजैक्शन की, एक ही ऑफेंस की आप मल्टीपल FIRs कर देते हैं और डिफरेंट पुलिस स्टेशन में करो या सेम ही पुलिस स्टेशन में करो, तो क्या होती है? इट विल बी अ केस ऑफ मल्टीपल FIRs. आई टोल्ड यू ऑलरेडी. सिमिलरली इफ सेवरल ऑफेंसेज आर बीइंग कमिटेड in the same transaction and for each of these offenses separate FIRs are lodged, it will also be a case of multiple FIR. ओके सो क्या होता है? इफ वेरियस ऑफेंसेस हैं वर कमिटेड इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ये एक्सेप्शन है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन भी हो, ऑफेंसेस भी अलग अलग हो, देन इफ एन FIR इज लॉज्ड फॉर ईच दीज ऑफेंसेस सेपरेटली, इट इज नॉट द केस ऑफ मल्टीपल FIR. समझ में आ रहा है बच्चे? व्हेन विद रिस्पेक्ट टू द सेम इंसिडेंट द टू ऑपोजिट पार्टीज इन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन वर्जन file their own respective FIRs against the other, this will be called cross FIR. डेफिनेशन समझ में आ रही है? एंड इट इज ऑल्सो द केस ऑफ मल्टीपल FIR भी होती है. सो मल्टीपल FIR का ही पार्ट होता है क्रॉस FIR. अब क्या होता है? इन केस ऑफ जो मल्टीपल FIR है, द हाई कोर्ट हैज द पावर अंडर सेक्शन 482. इसलिए मैंने आपको बच्चे 482 सबसे पहले करवाया था, क्योंकि 482 के अंदर इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट हैं एंड वो किसी भी सेक्शन के अंदर जब ऐसा लगता है कि यहाँ पर देयर इज अ नीड ऑफ हाई कोर्ट टू गिव देयर इंफॉर्मेशन और गिव देयर सजेशन, तो वहाँ पर आप सेक्शन 482 को यूज़ करते हो. तो यहाँ पर क्या है? अब हाई कोर्ट की नीड है. हाई कोर्ट विल यूज द पावर अंडर सेक्शन 482 फॉर व्हाट? फॉर क्वैश.
क्वैशिंग ऑफ FIR, राइट, बेयरिंग वन ऑफ देम, एक को रोक देगी वहीं पर. द एक्यूज्ड में फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 एंड द हाई कोर्ट विल रिटेन द फर्स्ट FIR विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 154 एंड द अदर FIRs कैन बी quashed. Okay, and for the same offense या case, multiplicity of proceedings shall not be allowed because it's the wastage of time. Okay, obviously wastage of time होगी बच्चे, जो हमें टाइम अदर केसेस पर लगाना पड़ता है जो पेंडिंग है ऑलरेडी, आप उन पर लगाइए ना. ऐसे मल्टीपल FIRs से तो क्या होता है, कोर्ट का टाइम वेस्टेज, रिसोर्स वेस्टेज, राइट. सो इन केस ऑफ क्रॉस FIRs, हाउएवर, द कोर्ट विल नॉट क्वैश द FIR. जो क्रॉस FIR होती है उसमें नहीं क्वैश करती नॉर्मली, रादर बोथ द FIRs कैन बी गोट इन्वेस्टिगेटेड बाय सेम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, right, at the trial stage. So two cases can be tried together by the same court in a single trial. Okay, वो दोनों केसेस साइमल्टेनियसली हेल्ड हो जाएंगे. आपका एक केस था बच्चे, TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2001 का केस. ओके, अदर केसेस ऑल्सो आई एम टेलिंग, आप इन सबको रीड कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मार्क कर लीजिए. TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहान 2006 का केस है, रमेश चंद्र नंद लाल प्रकाश एंड पारेख एंड स्टेट ऑफ गुजरात 2006. ओके, सो इसमें क्या था, A cheated B, different transaction, A trespassed B, later A murdered B. Separate FIRs आई, therefore no case of multiple FIRs. ये सब क्या है, सेम ट्रांजेक्शन है, then that would lead to the multiple FIRs. so हमें ये नहीं करना है, राइट. तो अब आपको सबके मीनिंग अच्छे से समझ में आ गए. FIR, आज ये टॉपिक ओवर होता है. जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आई टोल्ड यू, दोबारा से रीड कीजिए. आई हैव मेड 3 videos ऑफ FIR टॉपिक, रीड देम, सी देम. ओके, जो जो मैंने आपको इनमें केस स्टडीज़ दी हैं वो कीजिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए. आई हैव टोल्ड यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, एंड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोरिलेट कीजिए अलग अलग एक्ट्स के सेक्शन से, right? So till then, keep watching and stay tuned for the next video. We are going to start very important topic in that. Okay, goodbye.